एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर हम आमने सामने हैं, रूबरू हैं। हम लोग अपने इस लेक्चर की सीरीज़ में निर्वाचन आयोग के कार्यों पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। काफ़ी काम हमने उनके देख लिए हैं, कुछ बाकी हैं, उन्हें आज हम आगे बढ़ाते हैं, समाप्त करने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को हमेशा, क्योंकि अब आप जिम्मेदार नागरिक हैं। नागरिक तो हैं, नागरिक तो आप भारत के जन्म से ही बन गए, लेकिन इसके आगे जो ये विशेषण है, ये जो एडजेक्टिव है जिम्मेदार, जिम्मेदारी का आशय ये होता है कि जो नियम कायदे कानून हैं सामान्य विशिष्ट नहीं, उनकी जानकारी आपको हो, पहली शर्त। दूसरी कि आपके व्यवहार में या आपके बिहेवियर में वो जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप कहते हैं, जिम्मेदारी का एहसास, वो आपके एक्शन में दिखाई देना चाहिए। और वो तभी संभव है जब डेमोक्रेसी के प्रति या लोकतंत्र के प्रति आपकी आस्था हो, विश्वास हो। और निश्चित मानिए इस चीज़ को, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं या जो संवैधानिक संरचनाएं हैं और उनकी जो प्रक्रियाएं हैं, उनमें ये जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी गैर राजनीतिक संगठन, चाहे वो देश का सर्वोच्च न्यायालय हो, देश की न्यायपालिका हो, उच्च न्यायालय हो, प्रशासन तंत्र हो, या फिर भारत का निर्वाचन आयोग हो, राज्य निर्वाचन आयोग हो, इनकी जो विश्वसनीयता है, इसको आप बोलचाल की भाषा में क्रेडिबिलिटी या साख कह सकते हैं, ये इन्होंने बड़ी मुश्किल से बनाई है साहब। आपका नाम बिगड़ने में भले क्षण भर लगे, लेकिन नाम बनने में समय लगता है। और विश्वसनीयता कायम करना बहुत 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 बड़ा और दुष्कर कार्य है। अब इस बात पर गर्व कीजिए कि देश के निर्वाचन आयोग ने अपनी उस विश्वसनीयता को आज तक कायम रखा है। ठीक है, निर्वाचन में परेशानियां आती हैं, प्रक्रिया में सवाल उठते हैं, कई बार निर्वाचन के प्रोसेस में ऐसी गड़बड़ियां दिखाई देती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं एक शब्द प्रयोग करता हूँ, सोशल साइंस में या समाज विज्ञान में फूल प्रूफ, यानी बिल्कुल 100% परफेक्शन के साथ कार्य संभव नहीं हो पाता। लेकिन जिस गुणवत्ता के साथ 1951 और 52 के लोकसभा के पहले चुनाव से लेकर आज 2019 तक के चुनावों तक अपनी विश्वसनीयता को निर्वाचन आयोग ने कायम रखा है, वो काबिल तारीफ है। आप देख सकते हैं अभी देश में चुनाव का माहौल है और कोरोना और चुनाव को लेकर काफ़ी गंभीर मजाक भी उठ रहे हैं कि बंदिशें लग रही हैं और ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जब एडवाइजरी आई है स्वास्थ्य मंत्रालय की, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी उसको फॉलो करना शुरू किया है। पर हाँ, निर्वाचन आयोग के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं लगा है। ये भारत के इस निर्वाचन आयोग की क्षमता का प्रतीक है, इस पर ध्यान दीजिए। तो कल अपने पिछले लेक्चर में हमने इसके कुछ कार्य देखे थे, अब आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं निर्वाचन आयोग के कुछ अन्य कार्य जो रह गए हैं, मैं उनका जिक्र आपके सामने करना चाहूँगा। जैसे आचार संहिता, अंग्रेजी में आप कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। ये आपने शब्द कई बार सुना होगा। मैं समझता हूँ कि चुनाव तो आपका अभी पिछले साल ही नहीं हुआ कोरोना के वजह से, कोविड-19 की वजह से, वरना उससे पहले तो आपके चुनाव हो ही रहे थे और आपने ग्रेजुएशन भी किया है। अब ये नहीं कह सकता मैं आपने प्राइवेट किया, रेगुलर किया है, लेकिन आपकी भी चुनाव होते हैं यूनियन के कॉलेजेस के अंदर। आप ध्यान रखिएगा, उसमें एक आचार संहिता निर्मित होती है हर कॉलेज की, हर संस्था की, जिसको कि फॉलो करना ज़रूरी होता है, वरना आपका नामांकन भी रद्द हो सकता है। और यहाँ तक कि यदि आप जीत भी गए, उसके बावजूद भी
आपको बाहर किया जा सकता है यदि आपने आचार संहिता का उल्लंघन किया। ऐसी ही आचार संहिता देश के चुनावों के लिए भी निर्मित होती है और उसके निर्माण का अधिकार देश के संविधान जो ये है इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग ने को संविधान ने दिया है। अगला बिंदु है पॉलिटिकल पार्टीज को आकाशवाणी और दूरदर्शन पर अपने चुनाव प्रचार की सुविधाएं दिलाना। देखिए, आपने नोट किया होगा, अब तो दुनिया जहान के चैनल्स आ गए हैं, मोबाइल पर भी आपके हैं, टेलीविज़न पर भी हैं, सूचनाएं हर तरफ बिखरी पड़ी हैं। लेकिन पहले प्रसारण के अधिकार या तो दूरदर्शन के पास थे, वो भी बहुत बाद में आए। उससे पहले AIR, ऑल इंडिया रेडियो हुआ करता था, उसके प्रादेशिक केंद्र भी थे और ये एक प्रचार का मजबूत माध्यम तो है ही। तो इलेक्शन कमीशन का ये एक प्रमुख कार्य है, उनका एक तरीका है काम करने का कि उसमें वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से प्रचार की सुविधाएं दिलाते हैं। ये पार्टी वहाँ जाकर सीधे बात नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन के थ्रू वो अधिकृत होते हैं कि किस वक्त किस समय वो अपना प्रचार प्रसार वहाँ कर सकते हैं। अगला, चुनाव व्यय। देखिए, बड़ा महंगा शगल हो गया है निर्वाचन आजकल, बहुत खर्चा होता है। पर कितना खर्चा कर सकते हैं आप देखिए, कई बार ये सीमाएं पार होती हैं। निर्वाचन आयोग को यह अधिकार दिया गया है कि वो विधानसभा या लोकसभा या जो अन्य जिन निर्वाचनों के लिए वो अधिकृत है, उनके लिए वो निर्वाचन व्यय की सीमा तय करता है। ये बदलती हैं, समय के अनुसार संशोधित होती हैं। और इसके बाद जैसे कभी आपके यहाँ स्थानीय चुनाव जब हो तो किसी एजेंट से बात करके देखिएगा, वो भी आपको बहुत सी जानकारी दे सकता है। वो बताएगा कि चुनाव खत्म होने के बाद कुछ दिनों की अवधि में जिला कलेक्टर कार्यालय के अंदर सारे जो रिकॉर्ड हैं आपके व्यय के, कि आपने कितने पोस्टर छपवाए, कितने आपने अन्य खर्च किए, इसका एक लिखित ब्यौरा आप वहाँ जमा कराते हैं ताकि ये वेरीफाई किया जा सके कहीं आपने निर्वाचन आयोग द्वारा तय सीमा का उल्लंघन तो नहीं किया है। और बाकायदा वो आपके हस्ताक्षर के साथ जारी होता है, तो उससे आप बाद में इनकार नहीं कर सकते कि इसमें ये तो मैंने नहीं लिखा था या मेरा रिकॉर्ड नहीं है, किसी ने गड़बड़ी कर दी। आप जमा कराएंगे और निर्वाचन आयोग उसकी जांच करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई सीमा आपकी ऊपर नीचे हुई हो। और क्योंकि यदि इस आय व्यय में गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो सकती है। अगला बिंदु, मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करना। ये महत्वपूर्ण है, खासतौर से आप लोगों के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग अभी या तो नए नए बने होंगे मतदाता, 18 वर्ष के हुए होंगे या होने वाले होंगे। तो भाई, निर्वाचन की प्रक्रिया इतनी आसान तो नहीं है, वो भी दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाले लोकतांत्रिक देश में। निर्वाचन की प्रक्रिया को फॉलो करना, कैसे आपको अपना मत देना है। अब तो आप देखिए, EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से मतदान होता है, जो कि एक तकनीकी कार्य है। बटन कैसे दबाना है और कैसे आपको अपने मताधिकार का सही प्रयोग करना है, मतदान की गुप्तता को कैसे आपको बनाए रखना है, गोपनीयता को, ये सब के लिए बाकायदा एक ट्रेनिंग कैंप लगते हैं। किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी सेंटर के आसपास आप देख सकते हैं, मौका मिलता है आपको। या फिर इलेक्शन बूथ पे आप जाते हैं तो बाहर आपको कई दिखेंगे लगे हुए बैनर्स, कटआउट्स, पोस्टर्स, जो ये बताते हैं कि आपको अपने मताधिकार का प्रयोग कैसे करना है, किसके लिए करना है, ये नहीं करना। देखिए, ये तो गुप्त मतदान करना है आपको, लेकिन कैसे करना है ये वहाँ दिया होता है और उसको हम कहते हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है कि अपने मतदाताओं को निर्वाचन आयोग
मतदान के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। अगला बिंदु, चुनाव संबंधी याचिकाओं पर सरकार को परामर्श देना। देखिए, इलेक्शन वो चीज़ है कि जिस पर अक्सर सवाल खड़े होते हैं, ऐतराज़ आते हैं, कोर्ट कचहरियाँ हो जाती हैं, मामले सरकार के पास भी आते हैं। तो इन ऐसे इश्यूज़ पर, ऐसे मामलों पर सरकार अक्सर निर्वाचन आयोग से मशवरा करती है, क्योंकि अंतिम अथॉरिटी तो वही है। कोई मुद्दा सरकार के सामने यदि है तो वो उस पर कोई टिप्पणी करने के लिए या कोई परामर्श देने के लिए अधिकृत है। वो सबसे विश्वसनीय है क्योंकि उन्हीं का कार्य है, उनकी इसमें स्पेशलिटी है। तो ये उनका एक बड़ा खास कार्य है कि ऐसे इलेक्शन संबंधी मुद्दों पर, विवादों पर वो सरकार को परामर्श देती है। अगला, अपने कार्यों का प्रतिवेदन सरकार को देना और निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव देना। देखिए, चाहे बाई इलेक्शंस हों, उपचुनाव राजस्थान में अभी हुए हैं, चाहे महानिर्वाचन हो जिसको आप बोलते हैं जनरल इलेक्शंस, इन सब में चाहे वो राज्य स्तर के हों या लोकसभा के हो रहे हों, चुनाव के बाद चुनाव आयोग अपनी रिपोर्ट बनाकर पेश करता है, जिसमें कि उनके आंकड़े, रिकॉर्ड और इसके साथ साथ कुछ अनुशंसाएं भी होती हैं। जैसे मैं एक बड़ा दिलचस्प बिंदु आपके सामने उठाता हूँ, पिछले कुछ चुनाव से हो रहा है कि जो दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए यदि मतदान बूथ जहाँ उनको मतदान करना है वो जगह ऊंची है या कोई सीढ़ी है और उस पर वो चल नहीं सकते, तो कैसे होगा? आपको जान के सुखद आश्चर्य होगा, निर्वाचन आयोग का आदेश है कि हर जगह रैंप और सीढ़ी दोनों होनी चाहिए। पीने के पानी की, टेंट की व्यवस्थाएं उचित होनी चाहिए। बैठने के लिए कुछ कुर्सियां लगाएं। ऐसा देखिए, ये तो पॉसिबल है नहीं कि बहुत ज़्यादा कुर्सियां लगाई जा सकें, लेकिन जो वृद्ध हैं, दिव्यांग हैं, महिलाएं हैं, अब देखिए सर्दी है, गर्मी है, अब अभी देख सकते हैं आप लोग तापमान 35-40 डिग्री छू रहा है। ऐसी भीषण गर्मी में पीने का पानी, टॉयलेट्स, ये सब इंतज़ाम जो गाइडलाइन है वो इलेक्शन कमीशन तय करता है और ये उम्मीद की जाती है कि इसको पूरी तरह फॉलो किया जाए। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि जहां वोटिंग मशीन लगी है उससे कितनी ऊंचाई पर कितने वॉट की ट्यूबलाइट या CFL या बल्ब लगा होगा, इसके भी मापदंड हैं। वो उससे कम वॉट का नहीं हो सकता। इससे आप अंदाज लगाएं कि निर्वाचन आयोग की जो साख है, जो क्रेडिबिलिटी है, या समझिए कि इसको आप वोटर फ्रेंडली उनका जो एटीट्यूड है, मतदाता समर्थक जो उनका दृष्टिकोण है, वो कितना व्यापक है। तो ये निर्वाचन आयोग के कुछ अन्य कार्य हैं जो हमने देखे। धन्यवाद।